हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी सुरक्षित हैं, घरों पर हैं और इस लॉकडाउन में मिले हुए टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशंस में। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स 31 मई को शेड्यूल्ड थे वो टल चुके हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करें तो वो उसकी डेट अभी फाइनल नहीं है। एंड होप सो आपको प्री और मेंस में कम टाइम मिले और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है दोनों ही पर ही फोकस करने का। प्री प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल पे भी आप फोकस कर सकते हो, राइट। और जहाँ तक रही बात बच्चा इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हम जो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की, हम अगर बात कर लें या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स की हम अगर बात कर लें, बेसिक्स की अगर बात कर लें, तो इन सारी चीज़ों में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वो करंट होती है। और करंट में भी अगर करंट इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो उसमें से आपका इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट बजट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्जामिनेशन में, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो। और ये मेरा पर्सनल आप सबको एडवाइस है कि आप सभी जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं वो कम से कम इकोनॉमिक सर्वे और जो गवर्नमेंट का बजट है उसको एक बार थॉरोली देख लिया करें। सिंस क्या होता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्री मेंस इवन ऑप्शनल इवन आपके एसए में काफ़ी सारे फ्रेजेस क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दिए जाते हैं। सो और लॉकडाउन की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई, वरना ये हम आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए होते। खैर कोई बात नहीं। जैसा कि हमारा आपसे कमिटमेंट था कि मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे प्लस गवर्नमेंट बजट एक यूनिफॉर्म मैनर में और चैप्टर वाइज अच्छे से एक माइंड मैप बनाते हुए सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए कंप्लीट करूँगा। और उसी कोशिश में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20। और बच्चा आज बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे, विवेचना करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कैसे इसको हमें पढ़ना है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो। इन 3 चीज़ों पर ही फ़ोकस करते हुए ओवरऑल हम इसके बारे में देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कैसे इसको हमें अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। सिंस क्या होता है, बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, लगभग 600 पन्ने का डॉक्यूमेंट है और इसको पढ़ना थोड़ा-सा आपको मुश्किल और लेंदी लगता है और चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट बजट को पढ़ के। कैसे आपको कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, कैसे आपको चीज़ों को रिलेट करना है, समझना है और कैसे ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो आज उन्हीं सब को फोकस करके हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 19-20 की बात कर रहे हैं, 2019 और 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम्स में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 1 बताता है कंट्रीज में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनके सोल्यूशंस क्या क्या हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है उन इश्यूज उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। वॉल्यूम 2 बताता है कि आपके प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन या कंडीशन आपके देश में क्या चल रही है। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वजह देखिए, इस बार का जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे 19-20 वॉल्यूम 1 की अगर बात करें तो उसका कवर पेज कुछ इस टाइप का दिया है। कवर पेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द कलर ऑफ कवर पेज इज इम्पॉर्टेंट। कलर आप देख सकते हैं, लेवेंडर कलर को चूज किया है। लेवेंडर कलर आपके 100 रुपए के नोट पर ही भी है। जो नई नोट है आपकी 100 रुपए का नोट जो है उसका भी कलर लेवेंडर कलर, और वहीं से उस कलर को लिया गया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, वन बाय वन देखेंगे। क्योंकि बच्चा हर साल का इकोनॉमिक सर्वे का थीम रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर पिछले साल की बात करें तो स्काई ब्लू था, उसके पहले की बात करें तो पिंक कलर का इकोनॉमिक सर्वे था। तो हर साल हम इकोनॉमिक सर्वे की थीम्स रखते हैं कुछ ना कुछ। तो इस बार का जो थीम कलर है वो है लेवेंडर कलर। लेवेंडर कलर जो लिया गया है वो 100 रुपए की नोट से लिया गया है, ठीक है। तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो 100 रुपए की नोट का जो लेवेंडर कलर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बच्चा, वो रिप्रेजेंट करता है अर्थव्यवस्था में अर्थ संपदा का सृजन, आपके इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन की बात करता है। देखिए बच्चा, ये जो लेवेंडर कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रुपए को, ठीक है। रुपया क्रिएट करना, आपके हाथ में पैसा पहुंचाना,
गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, इस पर ही गवर्नमेंट का मेन फोकस है। कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे उनकी डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाए जाएं, कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का थीम है, उसका कलर हमने लिया है लेवेंडर, राइट। तो वो क्या दिखा रहा है? आपकी अर्थव्यवस्था में धन सृजन को दिखा रहा है, राइट। आपके इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किसने किया या कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको आप कहते हो मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि अभी हैं कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी। तो इन्होंने आपके इकोनॉमिक सर्वे 19-20 को प्रेजेंट किया है। इसके पहले आपके इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, अभी हैं कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, राइट। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये जो 100 रुपीज का नोट है, इसमें क्या क्या मीनिंग निकल के आती हैं, जो हमने इसका कलर लिया है, राइट। तो यहाँ पर आप हेडलाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपए का नोट, और रंग का क्या मतलब है। तो जो 100 रुपए का नोट है बच्चा, ये सबसे पुरानी करेंसी, ओल्डेस्ट करेंसी नोट है जो कि सर्कुलेशन में है आपके देश में, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट करेंसी नोट है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें कई सारे मीनिंग्स इसके निकल के आते हैं। जैसे पहली मीनिंग क्या है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। अ सिंथेसिस ऑफ द ओल्ड एंड न्यू ऑफ द कंटेम्परेरी एविडेंस विथ द एंशियंट आइडियाज, राइट। यहाँ पर क्या है कि जो मतलब पुराने और नए का संयोजन यहाँ पर किया गया है। पुराने नए का संयोजन का मतलब कि प्राचीन विचार और समकालीन साक्ष्य की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के समय में आप सोने की चिड़िया कहे जाते थे, ट्रेड पूरा अलाउ था आपके यहाँ, कोई गवर्नमेंट का इंटरप्शन नहीं था, एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी आपके यहाँ, डेवलपमेंट बहुत सारा था। हाँ, इंडिया हर चीज़ एक्सपोर्ट करता था बाहर के देशों में, हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत कम होता था। हमारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें बाहर के बाज़ारों में बहुत डिमांड होती थी, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये 100 रुपए का नोट और इसका कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ओल्ड, ओल्ड क्या है? ओल्ड आपका 100 रुपए का नोट, मतलब पहला करेंसी नोट जो हिंदुस्तान में प्रचलन में आया, 100 रुपए का नोट जो छपा और प्रचलन में आया। नया क्या है? नयापन इसका कलर है, लेवेंडर कलर, ये नयापन है। तो इसके ही रेफरेंस को दिखाने की यही कहाँ कोशिश की गई है। मीनिंग टू यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग टू में आप देख सकते हैं, वेल्थ इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। धन निवेश का एक कारण और प्रभाव दोनों है, राइट। देखिए बच्चा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर वेल्थ या धन को आप यूं समझ लें कि देश की बात हो रही है, और देश में धन या वेल्थ क्या है, इसको नापने के लिए हम जीडीपी, जीएनपी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी अर्थव्यवस्था में निवेश होगा, जब भी इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखा है, जब भी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का सृजन होगा, और पूंजी जैसे ही बढ़ेगी तो आपकी उत्पादन शक्ति, अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो आपके देश की वेल्थ क्रिएशन या जीडीपी वगैरह बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, वेल्थ क्रिएशन होगा तो लोगों के पास इनकम जाएगी, पैसे जाएंगे, वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे और फिर से जीडीपी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमेशा आप देखो कि वेल्थ इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इसका कारण भी होता है और प्रभाव भी होता है निवेश का, ठीक है। पैसा रहेगा तभी निवेश होगा, निवेश होगा तभी वेल्थ क्रिएशन होगा, सिंपल सी बात निकल के आती है। तीसरी मीनिंग क्या निकल के आती है कि भैया, हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक इंसान के जीवन के 4 पड़ाव होते हैं, जिसमें अर्थ को ज्यादा एक वैल्यू दी गई है। यहाँ पर जो ये है अर्थ या वेल्थ जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो मानव जीवन के 4 प्राचीन उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ या धन इन महान कार्यों में से है, राइट। चौथी मीनिंग क्या निकल के आती है? लेवेंडर कलर जो सजेस्ट क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्स कटिंग, कट्स की बात हो रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया इस बार के गवर्नमेंट के बजट में। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में चेंजेस किए गए, 2 स्लैब आपके सामने आ गए, 2 कैटेगरी आ गई स्लैब्स की, या यूं कह लें,
आपकी मन तो पुराने स्लैब से आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, और आपकी इच्छा तो नए स्लैब से कर सकते हैं। 5 लाख तक की इनकम को फ्री कर दिया, टैक्स फ्री, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से तमाम इंडिकेशंस दिए गए थे कि सरकार आने वाले समय में अपने खर्चों को बढ़ाएगी और टैक्स में या करों में कटौती करेगी। बच्चा, जैसे यहाँ पर दूसरे वाली मीनिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था वेल्थ इज अ बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। बच्चा, वेल्थ क्रिएशन जब भी इकोनॉमी में होगा, जब भी हमारी और आपकी इनकम बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है एक पोर्शन हम खर्च करेंगे स्पेंडिंग्स में और दूसरे पोर्शन को हम सेव करेंगे सेविंग्स में। ठीक है। अब हमारे इकोनॉमी में क्या हो रही है, सेविंग्स हो रही हैं। ठीक है। हमारे इकोनॉमी में सेविंग्स होंगी तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। हमारे देश में क्या बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारे देश में फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर से हमारे देश में क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन जो होता है, दोनों उसका कॉज और इफेक्ट दोनों ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। वेल्थ क्रिएशन होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देश में इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर से उसका कारण क्या बनेगा, वेल्थ क्रिएशन आपके देश में होगा। तो यही बताने की कोशिश की गई है, और इस बार का सेंट्रल थीम भी इकोनॉमिक सर्वे का यही है, हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन योर इकोनॉमी। राइट। अपने अर्थव्यवस्था में धन का सृजन हम कैसे करें, क्या क्या चीजें हम करें। यहाँ पर बच्चा देखिए, प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज की हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या थे। तो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज में आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो 2018 और 19 का जो कलर था वो स्काई ब्लू लिया गया था। वो थीम क्यों ली गई थी, ये दिखाने के लिए कि निरंकुश और असीमित सोच होनी चाहिए, अनफेटर्ड ब्लू स्काई थिंकिंग और आइडियाज विदाउट लिमिट्स, बिना किसी लिमिट के सोच सके, उसको दिखाने के लिए ऐसी बात की गई थी। उसके पहले पिंक कलर 2017-18 में लिया गया था, जो कि महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रहा था। तो बच्चा, हर साल का कोई ना कोई थीम लिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे का। नेक्स्ट, जैसा कि अभी तक होप सो आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं थोड़े बहुत आपको समझ में आए होंगे, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो बच्चा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। भारत सरकार के दो प्रमुख मंत्रालय आप जिनके बारे में आए दिन सुनते रहते हो, एक तो वित्त मंत्रालय के बारे में आप सुनते हो, दूसरा गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के बारे में सुनते हो। सबसे ज्यादा पैसे रुपए की अगर बात हो, या मेरा सबसे पसंदीदा मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बच्चा 5 विभाग होते हैं, 5 डिपार्टमेंट्स होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। ठीक है। आर्थिक कार्य विभाग जिसे आप कहते हो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है। जैसे जो भी सरकारी कंपनियां या सरकारी संपत्तियां हैं, जब उनका विनिवेश सरकार करती है तो यही डिपार्टमेंट उसकी देखरेख और प्रबंधन करता है। फॉर एग्जांपल एलआईसी वगैरह या बीपीसीएल वगैरह का जो भी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की स्कीम सरकार ले आती है, तो इसी मंत्रालय के अंतर्गत उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार जो बजट बनाती है और जो आर्थिक सर्वेक्षण बना के प्रेजेंट करती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो दोनों ही काम आपका ये विभाग करता है या ये डिपार्टमेंट करता है, जिससे आप कहते हो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में दो डिवीजन होते हैं, एक होता है बजट डिवीजन जो बजट बनाता है, दूसरा होता है इकोनॉमिक डिवीजन, आर्थिक प्रभाग, जो कि आपका बनाता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंदर में दो प्रभाग होते हैं, बजट डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन। इकोनॉमिक डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसका डिविजनल हेड ये होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार देश का, जो कि अभी है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी। यहाँ तक होप सो आपको बात क्लियर होगी। आगे बात करते हैं बच्चा, कुछ मैं जनरल फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई इस रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही जनरल फैक्ट्स हैं जो आपको पता होंगे, या नहीं पता है तो आप जान सकते हैं उनके बारे में। यहाँ पर बच्चा हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इसी के द्वारा बनाया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट को दोनों ही हाउसेस, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे वो अपर हाउस हो, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में ही इसको प्रेजेंट किया जाता है बजट सेशन में। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कितने सेशन हमारे पार्लियामेंट के होते हैं।
ठीक है, जिसमें मैं बजट सेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिक सर्वे जब प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में तब से इसको शुरू माना जाता है। यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। बच्चा, इकोनॉमिक सर्वे सरकार के सारे कामकाज, सारे विकास से रिलेटेड, या जो भी उन्होंने कामकाज देश में किए हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड आप कह सकते हो। तो पूरे 12 महीने की ये बात करता है कि लास्ट 12 मंथ में सरकार की क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, किन इश्यूज से सरकार गुजरी है, किस पर उसका फोकस रहा है, क्या क्या सरकार ने किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में कॉन्स्टेंटली बनी हुई हैं, आगे क्या क्या विजन है, क्या पॉलिसीज है सरकार की, और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन आपके देश में क्या चल रही है, इन सब के बारे में आपको बताता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसी नाते मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ लिया करो, तो आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चा, हम बात करते हैं मेजर हाइलाइट्स की। तो बच्चा, इसमें सरकार के क्या क्या नीतियां, पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, वो उनकी बात हो रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है, पॉलिसीज बना ली, अब उनमें काम क्या क्या किया है, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह क्या क्या रहे हैं, उनकी बात हो गई। और आगे के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमी के लिए सरकार क्या सोच रही है, कैसे आगे इकोनॉमी को वो लीड करेगी, ले जाएगी, उनके बारे में होता है। और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 20 है, इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रेजेंट किया 31 जनवरी 2020 को। ठीक है, जिनका और आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम क्या है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। राइट। तो यहाँ तक होप सो आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो गई हों। अब हम बात करेंगे बच्चा, इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उन सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चा, यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ, तो यूपीएससी में जो आपके चारों सेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्री एग्जाम्स हुआ, चाहे वो एसए हुआ, मेंस, जीएस पेपर 2 और 3 हुआ, या आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं, तो उन सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यू कैन से इट इज़ जस्ट लाइक अ बाइबल। आप इसको प्लीज पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितना भी आप सोच सकते हो, जितनी भी चीजें प्रॉब्लम्स हैं, या जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सभी चीजें आप लिंक कर पाओगे। देखो बच्चा, होता क्या है प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के साथ, कि इकोनॉमिक्स हम सब पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन लिंक नहीं कर पाते, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती हैं और हर रोज़ बदलती रहती हैं, तो हम चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते। और बच्चा, लिंक तभी किसी चीज़ को कर पाओगे जब आप उसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जानते हो। तो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को समझने के लिए ये डॉक्यूमेंट आपकी बहुत सहायता करता है। तो मैं बता दूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ, एसए हुआ, मेंस, जीएस पेपर 2 या 3 की बात कर लो, या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो बच्चे लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इस नाते इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये मान के आप चलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड, सिविल सर्विस एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चा, इस पे सबसे पहली चीज, फंडामेंटल चीज क्या है कि कवर्स ऑल मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज अलोंग विद द डीप इंसाइट एंड एक्सप्लेनेशन। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट सरकार कर रही है, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात कर लें, तो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उन सब की बात होती है। जितनी भी आर्थिक नीतियां सरकार बनाती है देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए, उन सबके पर फोकस करता है, और एक आपकी डीप इंसाइट, एक आपकी समझ विकसित करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या था? आप अगर अच्छे से एक बार इसको पढ़ भी लेते हो ना, इकोनॉमिक सर्वे को, तो ये आपके पीटी में बड़ी मदद करता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको उठा के डायरेक्टली दे दिए जाते हैं। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू स्टडी इकोनॉमिक सर्वे। राइट। तीसरा पॉइंट क्या था कि जीएस पेपर 2 और 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जीएस पेपर 2 और 3 में पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये सारे सेक्शंस आपके आ जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना। यानी पॉलिटी के कुछ पॉइंट्स आ गए, इकोनॉमी के भी आ गए, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। आपको पता है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कुछ सालों से इससे पूछे जा रहे हैं, आपके पीटी एग्जामिनेशन की बात करें तो। और बच्चा, ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर है आपका, या जो ये मॉड्यूल है आपका, ये सारे सब्जेक्ट्स की चटनी होता है। इसका कोई वेल प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। इसमें साइंस की भी चीज़ें, ज्योग्राफी की चीज़ें, हिस्ट्री की चीज़ें, इकोनॉमिक्स की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। पॉलिटी की इवन चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं एक साथ, और आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो एक बेहतर समझ बनाने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना ज़रूरी है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ें, कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, इस तरह की चीज़ें इकोनॉमी में आप नाम सुनते हो, उसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाती हैं। ठीक है।
और ये आप मान के चलो बट बच्चा, इट इज़ अ बेस्ट सप्लीमेंट फॉर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक्स। जितना बढ़िया से आप इसको डील करोगे उतना आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेंस की बात करें, प्री की बात करें, इवन एसए वगैरह की बात करें या पीटी की बात करें, तो इसमें से आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चा कि इसमें काफ़ी सारे फ्रेजेस वगैरह भी दिए होते हैं। इन फ्रेजेस वगैरह का इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में आप कर सकते हैं। तो जैसे कि इस बार में काफ़ी सारे अच्छे फ्रेजेस हैं, जैसे इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी, थैलियोनॉमिक्स की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख के अच्छे खासा नंबर आप उठा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करंट इकोनॉमिक सिनारियो। तो जैसा मैंने बताया था, वॉल्यूम 2 आपको करंट इकोनॉमिक सिनारियो के बारे में बताता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन क्या चल रही है, बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर कैसा चल रहा है, इन सब के बारे में फॉरेन पॉलिसीज वगैरह क्या है, या जो भी चीज़ें आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, सब में आपको करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझाता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इट बिकम्स क्वाइट इम्परेटिव टू know about all these things if you want to gain good marks in your upcoming examinations. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा कि इकोनॉमिक सर्वे, जो कि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो लगभग 600 पन्नों का है। तो इसको कवर अप कैसे करें? तो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम कवर अप कैसे करें। तो इकोनॉमिक सर्वे को कवर कैसे करें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है बच्चा, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं। इकोनॉमिक सर्वे में 2 वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम 1 बात करता है इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस की, या यूं कह लें गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटजीज, रणनीतियां क्या हैं सरकार की। वॉल्यूम 2 बात करता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी अलोंग विद द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनकी बात करता है। ठीक है, जैसे आप बात करो अगर बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है जीडीपी क्या होती है, बीओपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में, यानी बेसिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये डॉक्यूमेंट आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को आप सही कर लें। बेसिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी, आप एक बार पढ़ लो। दूसरा क्या है बच्चा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो मैं ये नहीं कहता कि इसको रटो या इसकी नोट्स बनाओ एकदम बैठ के और काफ़ी सारा टाइम दो। बिल्कुल नहीं। आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे की एक किताब आपने वॉल्यूम 1 उठाया, उसकी नॉवल रीडिंग आप करो। नॉवल रीडिंग करो और जो भी आपको पॉइंट्स और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलो। सारे हाईलाइट नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स या फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं उनको हाईलाइट करते चलो, जिसको आपको लगता है कि अगर आप अपने आंसर में से डालोगे या लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो वो आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा, और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो बड़े ही आराम से आप इसको समझ लोगे सारी चीज़ों को। तो इसको हाईलाइट सिर्फ करना है बच्चा, हाईलाइट सिर्फ उतना ही करना है जितना आप रिवाइज कर सको। ठीक है, तो हाईलाइट उन मुद्दों को आप करो जिसको आप रिवाइज करो एग्जाम के पहले, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। दूसरा क्या है बच्चा, इकोनॉमिक सर्वे का हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसकी एक सेंट्रल थीम होती है। सेंटर पॉइंट या थीम को ध्यान में रखकर कॉन्सेप्ट्स को आप रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इस बार की अगर बात करें तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है सरकार का। अब उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, उनके मद्देनजर इकोनॉमिक सर्वे को ड्रॉ आउट किया गया है। कैसे वो वेल्थ क्रिएशन करेगी ताकि $5 ट्रिलियन की आपकी अर्थव्यवस्था हो सके 2024 और 25 के साल तक। ठीक है, तो उसके लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या कर रही है, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या कर रही है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा रही है, बेरोजगारी को कैसे दूर कर रही है, ऐसे तमाम चीज़ों को आप फिर आराम से रिलेट कर लोगे। तो सिर्फ आपको एक धागा उठाना है, और उस धागे में फिर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स के मोती हैं ना, इनको आप आराम से पिरो लोगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ, किसी भी चीज़ को समझना हो, कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड ओपिनियन। तो कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर बात करते हैं लॉजिक, और फिर अपने आप ओपिनियन आपकी डेवलप हो जाती है। समय कम है तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चा, माइंड मैप्स आपको बनाने पड़ेंगे। जो भी चीज़ें आप बनाओ, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के माध्यम से समझने की कोशिश करो। लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये समय भी लेगा, और बाद में अगर आपके पास लिखित रूप में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो डायग्राम्स के माध्यम से जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हो। एक बार देखा, एक सरसरी निगाह देखा तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के प्रीफेस की। बच्चा, प्रीफेस पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट। प्राकथन, किसी भी किताब को आप खोलो तो सबसे पहले उसमें प्रीफेस रहता है।
तो अगर आप प्रीफेस को पढ़ लो तो एक तरीके से ये समरी होती है किसी भी किताब की, तो यहाँ भी प्रीफेस इंपॉर्टेंट होता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ रहे हो तो इसके प्रीफेस को एक बार देख लो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाती हैं। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स हैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में आप पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है एक साथ लेके सारा बवाल बैठ गए, क्योंकि ऐसे में समझ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी और छोड़ दोगे बीच में ही पढ़ना। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कभी कभी जब चीज़ें ज़्यादा होती है तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, इस नाते मैं छोटी छोटी ब्रेक्स करके उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी आनंद आता है इसमें। तो बड़ी चीज़ को एक बार में पढ़ने से बेटर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी और अंडरस्टैंडिंग दोनों डेवलप होते जाएंगे साइमल्टेनियसली। चलिए मैं आज आपको प्रीफेस पढ़ा देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस क्या है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। बच्चा प्रीफेस या प्राकथन इकोनॉमिक सर्वे 19-20 का क्या है, हम उसकी बात आज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चा, इस बार का जो भी इकोनॉमिक सर्वे उसका जो सेंट्रल थीम है वो इसी क्वेश्चन पे आधारित है, हाउ टू मेक आवर इंडियन इकोनॉमी द थर्ड लार्जेस्ट बाई 2025। 2025 तक इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम कैसे बने। जैसे अभी आप देखोगे रैंकिंग में तो इस बार के गवर्नमेंट बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ, और इसको 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का एम है सरकार का। अब चूंकि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जीडीपी ग्रोथ वो सब नहीं रहेगी। हालांकि जब बजट आया था तो ऐसा कोई भी इनको अनुमान नहीं था कि इस तरीके से आपकी इकोनॉमी क्रैश करेगी। खैर छोड़िए, यहाँ बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने सोच के जो चीज़ें की थी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का इनका लक्ष्य है 2025 तक, राइट। और अब क्या है कि इसको ये कैसे अपना जस्टिफाई करें, कैसे इस चीज़ को करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए तब ये टारगेट आपका अचीव हो पाएगा। काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया को सुधार करना पड़ेगा, रोज़गार को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में डिसीजंस लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उनको सॉर्ट आउट कैसे करें या गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है प्रेजेंटली उसके जस्टिफाई करने के लिए उसने काफ़ी सारे रेफरेंसेस लिए हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने ये बहुत ही फेमस, इनके बारे में आप जानते हैं, एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसमें इन्होंने एक फंडामेंटल आंसर किया था कि देश में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को कैसे बनाया जाए, या क्या एक राष्ट्र के धन और समृद्धि का कारण बनता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। व्हाट कॉजेज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी एडम स्मिथ साहब ने। तो इन्होंने बताया कि कैसे इस धन संपत्ति का सृजन अर्थव्यवस्था में किया जाता है, तो इसको कोट किया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इन्होंने बात किया था इनविजिबल हैंड्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो उसको कोट किया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आपका 19-20 है, ये सारी पॉलिसीज या उनका फ्रेमवर्क बताता है कैसे इस वेल्थ को क्रिएट किया जाए भारत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा वेल्थ क्रिएशन क्यों महत्वपूर्ण है, इतना फोकस उस पर सरकार क्यों कर रही है। बच्चा देखो, जब भी वेल्थ क्रिएशन होगा तो अपने आप जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है उनके पास संसाधन पहुंचेंगे, उनके पास इनकम पहुंचेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा और हमारे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इस नाते वेल्थ क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। इस वजह से हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नई कंपनियों को बुलाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनियों को बढ़ाना चाहते हैं। नई कंपनियां देश में भी जो हैं उनको और अवसर देना चाहते हैं कि वो नई नई कंपनियां खुलें देश में डोमेस्टिक लेवल पर, ताकि हमारे देश की ओवरऑल जीडीपी या वेल्थ क्रिएशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं इंडियाज एस्पिरेशन क्या है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2025 तक। ठीक है, स्मिथ ने कहा था एक बार कि यूनिवर्सल, अपनी किताब में कहा इन्होंने, यूनिवर्सल ऑपुलेंस विच एक्सटेंड्स इटसेल्फ टू द लोएस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन को बताया था अगर आप सार्वभौमिक तरीके से अगर वेल्थ क्रिएशन होगा तो उसका असर, उसका बेनिफिट नीचे तबके के लोगों को भी मिलेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ओनली व्हेन वेल्थ इज क्रिएटेड वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि समृद्धि का वितरण तभी हो सकता है जब समृद्धि का सृजन किया जाए, जब समृद्धि का सृजन किया जाए। तो हमेशा मान के चलिए जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगा तब तक लोगों के पास इनकम उनकी बढ़ेगी नहीं, तो वेल्थ क्रिएशन पे इस बार सरकार का पूरा फोकस है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 19-20 की बात करें तो बच्चा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में चाहे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आप बात कर लें,
चाहे वो थिरुवल्लुवर्स के थिरुकुरल की बात कर लें, काफ़ी सारे एंशियंट टेक्स्ट जो हैं, जो पौराणिक टेक्स्ट लिखे गए हैं आपके देश में, आपके धर्म में या जहाँ भी हैं, वहाँ से काफ़ी सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं कि कैसे अपने देश में एथिकल वेल्थ क्रिएशन हम कर सकते हैं। बच्चा, एथिकल वेल्थ क्रिएशन मतलब नैतिक संपदा का सृजन हम कर सकते हैं। जैसे एडम स्मिथ ने कहा था कि डिमांड और सप्लाई आर द टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट? यानी मांग व पूर्ति एक अर्थव्यवस्था के दो अदृश्य हाथ होते हैं। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो लेसस फेयर इकोनॉमी का था, जिसमें जिसकी जो मर्जी वो काम कर सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी जो मर्जी अगर वो काम करेगा तो वो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, तो समाज के बारे में भी सोचिए। ऐसा वेल्थ क्रिएशन करिए कि घोड़ा दौड़े लेकिन लगाम उस पर टाइट रहे, सरकार का उस पर कंट्रोल रहे। ऐसा नहीं कि सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, देश में क्राइम बढ़ रहा है, देश में शोषण बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में फ्रॉड बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यस बैंक क्राइसिस की बात करें, तो यस बैंक क्राइसिस क्या हुआ? यस बैंक क्या है? एक पूंजीवाद को दिखाता है, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे घोटाले हो गए, इसकी वजह से उसकी क्राइसिस हो गई तो सरकार यहाँ पर निकल के आई, आरबीआई निकल के आई, ताकि इन्वेस्टर्स का और उसके कस्टमर्स का भरोसा बना रहे। तो यहाँ पर उसको जस्टिफाई करने के लिए एंशियंट लिटरेचर का यूज किया गया है। एंशियंट लिटरेचर से रेफरेंस लिया गया है। क्या क्या रेफरेंस लिया गया? एथिकल वेल्थ क्रिएशन का, नैतिक संपदा के सृजन का, जिसमें क्या होता है? इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट सपोर्टेड बाय हैंड्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है? इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई, एंड सपोर्टेड बाय हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, यानी यहाँ पर सरकार जो है लोगों में विश्वास को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। वो पॉलिसीज बनाती है, वो लॉज बनाती है, वो इनिशिएट करती है कोई भी चीज़, वो कंट्रोल करती है किसी भी चीज़ को, वो अपने चीज़ों को ऐसे मैनेज करती है, देश की चीज़ों को, कि वेल्थ क्रिएशन भी हो और लोगों का ट्रस्ट भी देश में बना रहे। ऐसा नहीं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो ओवरऑल जो इसका थीम निकल के आता है वो यही है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पे सरकार का फोकस है, समाजवाद पे नहीं है। ठीक है? सबका साथ सबका विकास का कॉन्सेप्ट है और सबका विश्वास का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? एक लाइन और जोड़ दी गई है, फॉर फास्टर डेवलपमेंट। ठीक है? नेक्स्ट, वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा अर्थव्यवस्था में? तो बच्चा, ये सारे जो आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं 1 से लेके 8 तक, ये सारे उसके चैप्टर्स हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे के। और इन चैप्टर्स में सरकार ने यही बात की है कि कैसे देश में वो $5 ट्रिलियन का जो कंसेप्ट है, वो वेल्थ क्रिएशन कैसे इकोनॉमी में हम करेंगे, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो आप देख सकते हो कि न्यू फर्म्स क्रिएशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जिला स्तर पर नई फर्मों का विकास करेंगे, उनको जनरेट करेंगे, तो जिला में उत्पादन बढ़ेगा। तो जिला स्तर पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जिसको आप कहते हो ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, सकल घरेलू जिला उत्पाद जिसे आप कहते हो, वो बढ़ेगा। तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और बेरोजगारी दूर होगी। प्रमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसीज, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आपका वॉल्यूम 1 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सरकार का फोकस क्या है कि वो प्रो बिजनेस पॉलिसीज को प्रमोट करें, ताकि देश में जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट बन सके जिसमें सबको मौका मिले कुछ भी काम करने का जो वो करना चाहते हैं। नए नए इंटरप्रेन्योर्स को मौका मिले। जो पूंजीपति हैं केवल वही फायदा ना उठाएं, वही अपने हिसाब से चीजें ना करें। ठीक है? गवर्नमेंट का कंट्रोल अननेसेसरी जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है इतना ज़्यादा वो कंट्रोल अपना मैकेनिज्म लगा देती है, इतने सारे लॉज लगा देती है कि जिससे बिजनेस करना आसान नहीं रह जाता है। तो इसको भी कुछ लॉज को आसान करना, ताकि आराम से आप जीएसटी फाइल कर सकें और चीज़ें कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा आपको इंडिया में कोई बिजनेस शुरू करना है तो लगभग आपको 18 से 20 फॉर्म भरने पड़ेंगे। लेकिन सेम बिजनेस अगर आपको शुरू करना है, मतलब मल्टीपल फॉर्म की फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन सेम बिजनेस अगर आपको शुरू करना है न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पर आपको आधे दिन या 1 दिन का समय लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है और नेसेसरी होता है, गैर ज़रूरी भी होता है। फोर्थ पॉइंट क्या था? असेंबल इन इंडिया को मेक इन इंडिया के साथ मिलाना है। बच्चा देखो, मेक इन इंडिया को प्रमोट क्यों किया गया था? ताकि बाहर की कंपनियां या डोमेस्टिक कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करें। ठीक है? और जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं वो हमारे देश में ही बने, और यहाँ बनेगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर एक्सपोर्ट होगी तो हमारे देश में करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, रोजगार का सृजन होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके मद्देनजर मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया।
यहाँ पर हम बात करें असेंबल इन इंडिया की, तो बच्चा असेंबल इन इंडिया को इंटीग्रेट किसके साथ किया गया है? मेक इन इंडिया पर। क्यों? क्या फोकस है? ताकि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट का विकास हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके। ये फोकस है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्या है? आपके बैंकिंग सेक्टर, जो कि आपके अर्थव्यवस्था के अगर तुलना में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा छोटा और अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाना है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारे सुधार आप देखने को आपको मिल रहे हैं, जैसे कि मर्ज कर दी गई बैंक को, की संख्या कम कर दी गई है, उनका पुनः पूंजीकरण किया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है? शैडो बैंकिंग सेक्टर यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, उसमें भी अभी आपके रिसेंट में 2018 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, काफ़ी सारे घोटाले इस सेक्टर में भी सामने आए। तो उनके भी मद्देनज़र उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की सरकार ने बात की है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ाने की बात की है सरकार ने, ठीक है। और ओवरऑल यही बात की है कि सपोर्टिंग द इनविजिबल हैंड्स बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट, मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर काम हो, चले, और उसमें सरकार की भी भूमिका क्या है कि वो एक हैंड ऑफ ट्रस्ट का काम करेगी, ताकि अपने मनमान तरीके से कोई काम ना कर पाए। तो ओवरऑल बच्चा, यहाँ पर हमारी डिस्कशन, मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, कि उसकी क्या भूमिका है, उसको कैसे कवर अप करना है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की, ताकि आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ सको। मेरी आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे शुरू करोगे या मेरी वीडियोस देखने से पहले, अपने हाथ में इकोनॉमिक सर्वे की नोट्स या जो भी किताब आपने खरीदी होगी या आपने डाउनलोड की होगी वो ज़रूर रखना, और आप एक बार चैप्टर पढ़ना, उसके बाद मेरी वीडियो को देखना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे 19-20, जिसमें वॉल्यूम 1 में क्या बातें की गई हैं। वॉल्यूम 1 में बच्चा बात की गई है क्या? इकोनॉमिक फ्रीडम एंड वेल्थ क्रिएशन की। वॉल्यूम 2 में बात की गई है जो भी अभी रिसेंट में जो भी विकास हुए, डेवलपमेंट्स एंड मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड इज सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट स्टैटिकल टेबल्स एंड डेटा। तो अभी रिसेंट इकोनॉमिक सिनारियो, जो आपका करंट इकोनॉमिक सिनारियो, इसके बारे में वॉल्यूम 2 में आपको बताया गया है। वॉल्यूम 1 में वही इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की गई है, इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट, और वेल्थ क्रिएशन, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है, इनकी बात की गई है वॉल्यूम 1 में। होप सो बच्चा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं घर से आपकी क्लास कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। बाकी आपकी जो भी इश्यूज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी अभी तो, क्योंकि लॉकडाउन में हम सारे लोग हैं। होप सो आप इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं और अपने घरों पर सुरक्षित हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।